नमस्ते, मैं हूं प्रवीण गौतम और आप देख रहे हैं संजीवनी टीवी पर शेयर बाजार का लेखा जोखा। आज हम 29 जून यानी कि दिन सोमवार की बात करेंगे, जो हफ्ते के पहले दिन, महीने का आखिरी सोमवार है आज। और आज जो है, लोगों के अंदर बड़ी डर था, भय का माहौल था कि शेयर बाजार में आज बड़ी भयानक गिरावट आ सकती है। उसका कारण था कि ईरान और यूएस के बीच में स्ट्राइक्स एक्सचेंज हो रही थी। युद्ध एक बार ऐसा लग रहा था फिर से छिड़ सकता है और तेजी पकड़ सकता है, क्योंकि दोनों लोगों ने एक दूसरे के ऊपर हमले किए और उसका कारण बन रहा था इसराइल, क्योंकि इसराइल को ये समझौता पसंद नहीं है और उस कारण वो लगातार लेबनान के ऊपर, हिजबुल्लाह के ऊपर हमले करता रहता है, जिसके कारण ईरान भड़क जाता है और उसने यही किया। लेकिन रात में फिर दोनों के अंदर सुलह हुई और शांति हुई ईरान और यूएस के बीच में, और कहा गया कि भाई दोहा के अंदर जो बातचीत होने वाली है उसके ऊपर बातचीत करेंगे और फिलहाल हम हमले रोकते हैं। तो जब हमने रात में वीडियो बनाया था तो सिचुएशन यही थी कि कहीं कल मार्केट में गैप डाउन हो सकता है, लेकिन हमने साथ के साथ लाइव में ये भी कहा था कि हमें किन किन पैरामीटर्स को देखना होगा और उन पैरामीटर्स के हिसाब से ही मार्केट को हम लोग प्रेडिक्ट कर पाएंगे और देखेंगे कि क्या होगा। और जब मैंने सुबह लगभग 8:50 के ऊपर, अगर आप देखेंगे जो कल रात में हमने वीडियो लाइव किया था, उसके ऊपर मैंने कमेंट में पिन कमेंट भी किया हुआ कि फिलहाल मार्केट के गैप डाउन के ओपनिंग के चांसेस खत्म हो गए हैं। रीजन, क्योंकि जो एशियन मार्केट्स थे वो भी थोड़े से पॉजिटिव हो रहे थे और जो उनका दोहा के साथ में सिचुएशंस थी, मतलब दोहा के अंदर जो बातचीत होने वाली थी वो नॉर्मलाइज हो रही थी और दोनों ने अपने अपने हमले बंद, दोनों यानी कि यूएस और ईरान ने हमले बंद करने की बात करी। हालांकि सुबह मार्केट फ्लैट खुला, थोड़ा सा ग्रीन भी रहा, थोड़ा सा लाल भी रहा, लेकिन अंत तक आते आते मार्केट नीचे बंद हुआ है। 13 सेक्टर्स में से 11 सेक्टर लाल रहे हैं पूरी तरह से और मात्र 2 सेक्टर ऐसे रहे हैं जो ग्रीन में बंद हुए हैं, फार्मा और उसके अलावा मेटल। यानी कि ये 2 सेक्टर जो है वो ग्रीन में बंद हुए हैं। उसके बाद आप चाहे निफ्टी बात करें, सेंसेक्स बात करें, फार्मा, आईटी बात करें, एफएमसीजी की बात कर लें, कोई भी सेक्टर ले लें, सारे के सारे सेक्टर लाल में बंद हुए हैं। क्रूड ऑयल, मैंने कहा था कि प्राइसेस हमको देखना है कि क्रूड ऑयल कहां जाता है, तो क्रूड ऑयल ने भी थोड़ी सी तेजी दिखाई है और जिसके कारण ये आप कह सकते हैं कि ओवरऑल मार्केट में और जो प्रॉफिट बुकिंग हुई उसकी वजह से हमें यहां पे देखने को मिली। क्रूड ऑयल अगर आप देखेंगे तो जो WTI क्रूड है वो $69.91 पर बैरल पर चल रहा है और लगभग 1% ऊपर है। और जो ब्रेंट क्रूड है, वो ब्रेंट क्रूड इसमें 0.68% ऊपर है और ये $72.48 पर बैरल पर चल रहा है। तो इसके कारण भी हम कह सकते हैं कि मार्केट में थोड़ी सी गिरावट आई, क्योंकि रीजन है, जब क्रूड बहुत तेज होता है तो मार्केट में गिरावट आती ही है। रीजन है क्योंकि बाकी मार्केट पे प्रेशर पड़ता है और उसके साथ साथ हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो बढ़ जाता है, जो लगातार पीछे हम देख रहे थे मार्केट में हमारा थोड़ा सा एक मजबूती बन रही थी। और आज दोस्तों एक चीज देखने वाली की बात है कि जो हमारा निफ्टी का जो साइकोलॉजिकल लेवल 24,000 का था, जो पिछले कई दिनों से, कई सेशन से वो होल्ड कर रहा था, वो आज कुछ दिनों के बाद उसे तोड़ दिया है और 23,946 पर आज मार्केट बंद हुई है। तो एक बार मैं आपके लिए मार्केट को रिकैप कर देता हूं कि कौन कौन से सेक्टर्स कहां कहां पे बंद हुए हैं। तो सेंसेक्स से शुरू करते हैं। सेंसेक्स 76,728 पर बंद हुआ है, 372 अंक नीचे और लगभग लगभग आधा परसेंट नीचे रहा। निफ्टी 23,946 पर बंद हुआ है, 110 अंक नीचे, 0.46%। यहां पे भी आप परसेंटेज में देखेंगे तो गिरावट आई है। बैंक निफ्टी 57,727 पर बंद हुआ है और इसको थोड़ी सी ज्यादा मार लगी है, 449 पॉइंट नीचे रहा है और ये 0.77% नीचे रहा है, यानी कि 0.25%। यानी कि सेंसेक्स और निफ्टी लगभग आधा परसेंट नीचे रहे और जबकि बैंक निफ्टी 0.25% नीचे रहा। मिड कैप 228 पॉइंट गिरा है, 0.37% नीचे रहा है। स्मॉल कैप की बात करें तो 18,673 पर बंद हुआ है और ये 117 पॉइंट नीचे और 0.62% नीचे, यानी कि आधा परसेंट से ऊपर और 0.25% से नीचे, यानी कि उन दोनों के बीच में इसमें गिरावट देखने को मिली है। ऑटो की दोस्तों अगर बात करें तो ऑटो की बहुत ज्यादा पिटाई हो गई, बहुत ज्यादा मार पड़ी थी आज ऑटो को और ऑटो 26,417 पर बंद हुआ है और 560 अंक नीचे आ गया, 560 पॉइंट नीचे। और कितने परसेंट टूट गया? 2.08%, यानी 2% से भी ज्यादा आज ऑटो टूट गया। फार्मा की बात करें तो फार्मा बहुत ही मजबूत रहा है, 25,227 पर बंद हुआ है, 258 अंक ऊपर गया है
और 1.03% की तेजी दिखाई है। तो फार्मा के अंदर 1% से ज्यादा की तेजी ये अपने आप में अलग बात है, उसकी मैं बात करूंगा आगे। आईटी सेक्टर की बात करें तो आईटी सेक्टर 292 पॉइंट नीचे गया है और 1.07% की गिरावट इसमें देखने को मिली है, 27,038 पर बंद हुआ है। मेटल की बात करूं तो मैंने कहा था दो सेक्टर फार्मा और मेटल तेज रहे, तो मेटल भी 12,545 पर बंद हुआ है और 99 पॉइंट नीचे, यानी कि लगभग नीचे कह रहा हूं, सभी नीचे जा रहे हैं। तो फिर ये भी लगता है ये भी नीचे फ्लो में निकल जाता है, तो ये 99 पॉइंट ऊपर रहा है। तो आप इसको 100 पॉइंट पकड़ के चले कि मेटल जो है 100 पॉइंट ऊपर चला गया, एग्जैक्टली 99.35% ये ऊपर रहा है और लगभग पॉइंट एग्जैक्टली 0.8% ऊपर रहा है। तो लगभग आप 0.25% आप ऊपर मान सकते हैं, तो 0.8% ये ऊपर रहा है। रियल्टी की बात करें तो रियल्टी भी लगभग 1% की गिरावट आई है, 0.9% गिरा है और 818 पे ये बंद हुआ है। एफएमसीजी 49,128 पर बंद हुआ है, 292 पॉइंट नीचे रहा है और ये 0.55% की इसमें गिरावट देखने को मिली है। पीएसयू बैंक भी गिरा, 8,554 पर बंद हुआ, 82 पॉइंट नीचे, लगभग 1% ये भी नीचे गिर गया। निफ्टी प्राइवेट बैंक 28,050 पर बंद हुआ और 272 अंक नीचे आया दोस्तों, और ये भी 0.96% गिरा। आपको याद होगा जब मैंने कहा था कि अगर क्रूड ऑयल में तेजी आएगी तो फिर बैंकिंग सेक्टर में भी गिरावट आ सकती है, दबाव बनेगा, क्योंकि क्रूड ऑयल के दाम बढ़ने से सीधा सीधा बैंकिंग के ऊपर असर पड़ता है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ जाता है और जब करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ेगा तो बैंकिंग दबाव में आते ही आते हैं। तो ओवरऑल दोस्तों, जो आज की अगर हम बात करें तो 13 सेक्टर्स में से 11 सेक्टर आज लाल रहे हैं और कितने सेक्टर आज हरे रहे हैं? सिर्फ और सिर्फ दो सेक्टर, फार्मा और मेटल। तो आज आपके पोर्टफोलियो में क्या सिचुएशन बनी, पोर्टफोलियो आपका कितना लाल रहा और कितना हरा रहा, और साथ के साथ अगर ये भी बताए तो बहुत अच्छा होगा कि क्या आपके पोर्टफोलियो में फार्मा और मेटल सेक्टर था या नहीं। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं और ये समझते हैं कि भाई ओवरऑल माजरा क्या रहा। तो दोस्तों आज की जो सबसे बड़ी खबर वही रही कि ग्लोबल मार्केट्स को जो हिला रही थी वो था यूएस ईरान पीस डील का हालिया संकट, क्योंकि 17 जून को यूएस और ईरान ने एक 14 पॉइंट का मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया था कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोलने की बात कही थी, लेकिन दोनों देशों ने युद्ध रोकने पर सहमति जताई थी। लेकिन कल जिस तरह से ईरान ने कह दिया कि भाई अगले 30 दिन तक हॉर्मुज पर हमारा ही कब्जा रहेगा, और इसने थोड़ा सा मार्केट के सेंटीमेंट्स को बिगाड़ दिया। क्योंकि दोस्तों ईरान ने एक पनामा फ्लैग वेसल पर ड्रोन अटैक किया और यूएस ने ईरान के मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर पे स्ट्राइक्स किए और ईरान ने कुवैत और बहरीन में मिसाइल्स और ड्रोन्स दागे, और दोनों पक्ष एक दूसरे पर सीज फायर तोड़ने का आरोप लगा रहे हैं। ये तो होता ही है, वो कहता है कि जी मैंने आपकी वजह से ऐसा हुआ, और दूसरा वाला कहता है जी आपने ऐसा कर दिया तो ऐसा हुआ। तो दोनों लोग जो है ना अपनी गलती नहीं मान रहे हैं और एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा था। लेकिन खुशखबरी यहां पर यही आ गई कि भैया दोहा में दोनों पक्षों की बातचीत होगी और आईएईए को न्यूक्लियर साइट्स पर एक्सेस मिल रही है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर अभी भी शिपिंग जारी है। यानी कि शिपिंग फिलहाल जारी है, लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान अपने कब्जे को लेकर बार बार वो बताता रहता है कि भैया ये हमारे हाथ में ऐसी चीज है जिसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते। और यही कारण भी है कि जो ईरान है वो फैक्टर बना हुआ है कि जिसे कहते हैं ना कि सब कुछ उसके हाथ में, सब कुछ उसकी मुट्ठी में है, और इसी वजह से अमेरिका भी दबाव में आ रहा है, उसके प्रेशर में आ रहा है। तो दोस्तों अब यहाँ पे देखेंगे तो ऐसी जब सिचुएशन बनी तो गोल्ड भी दबाव में आया और सिल्वर भी दबाव में आया, जबकि गोल्ड को दबाव में नहीं आना चाहिए था, लेकिन फेड रेट के हाइक की चिंता की वजह से, क्योंकि फेड रेट बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है, उसका कारण यही कि वहां पे महंगाई बढ़ रही है और ग्लोबल जो वॉश आए हैं, नए चीफ आए हैं, उन्होंने पहले ही जता दिया कि भाई हम इकोनॉमी पर नजर रखेंगे और हम कहीं भी इकोनॉमी को इस तरह से गिरने नहीं देंगे। तो ट्रंप को जबकि विश्वास था कि वॉश जब आएंगे तो
पावेल जैसे अपनी चलाते रहते थे, वो किसी की नहीं सुनते थे, तो उन्हें था कि वॉश आए हैं तो वॉश क्योंकि उनके बंदे हैं तो वो ट्रंप की सुनेंगे, लेकिन ट्रंप की वॉश भी नहीं सुन रहे। और एक सही व्यक्ति को, जो सही लीडर होता है, जो उस कुर्सी पर बैठा हुआ, जिसकी जिम्मेदारी है सही फैसले लेना, वो किसी नेता के फैसलों से नहीं चलता। उसे देखना है कि जिस संस्था के मैं चला रहा हूं, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी मुझ पर है, तो वो संस्था कैसे बेहतर चले, ऑर्गेनाइजेशन कैसे बेहतर चले, वो जिम्मेदारी उसके ऊपर है। क्योंकि कल कुछ भी गलत होगा तो वॉश ही जिम्मेदार ठहराए जाएंगे। और वॉश ने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि भैया मैं किसी की नहीं सुनने वाला हूं। अब दोस्तों यहां पर हम ये भी देखते हैं कि आज के टॉप 5 गेनर्स कौन कौन से रहे। हम ये भी बात करेंगे कि आज के क्या 4-5 बड़े कारण रहे जिसकी वजह से मार्केट में ये गिरावट आई है। लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए कि टॉप 5 गेनर्स आज के कौन से रहे। तो मैक्स हेल्थ 1150 पर बंद हुआ, 2.37% की तेजी, यानी कि लगभग 2.5% की तेजी देखने को मिली है। और डॉक्टर रेड्डी 1381 पर बंद हुआ है और 2.26% की तेजी यहां भी देखने को मिली है। और इसमें दोस्तों ग्लोबल डिमांड बढ़ी है, जिसके कारण से जो डॉक्टर रेड्डी है वो उसमें तेजी देखने को मिली। और जो मैक्स की बात करूं तो मैक्स में हेल्थ केयर में डिफेंसिव बाइंग देखने को मिली है, जिसके कारण ये तेजी इसमें दिखाई दी। कोल इंडिया 443 पर बंद हुआ है, 0.2% की तेजी आई है। और पावर सेक्टर प्लस कमोडिटी में स्ट्रेंथ साफ दिखाई दी, जिसकी वजह से ये कोल इंडिया में आपको बढ़त दिखने को मिली है। इटर्नल यानी कि जो जोमेटो की कंपनी है वो 259 पर बंद हुई है, और जिसमें भी 1.57% की तेजी आई है, यानी कि 1.5% से अधिक ये शेयर आज बढ़ गया। और कारण है कि कंज्यूमर्स की स्पेंडिंग प्लस डिजिटल इकोनॉमी ये इसको ट्रिगर कर रही है, जिसके कारण इटर्नल बढ़ रहा है। क्योंकि आजकल आप देखिए कि लोगों का एप्स के थ्रू रेस्टोरेंट में लोग कम जा रहे हैं, लेकिन ये जोमेटो हो गई, स्विगी हो गई, इनका जो है बिजनेस बहुत तेजी से चल रहा है। और इनके कारण जो छोटे छोटे भी जो प्लेयर थे, जो मतलब अपने कहते हैं ना डिलीवरी बॉयज रख नहीं पाते थे, उनका भी बिजनेस इनके सहारे चलने लग गया है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक अच्छा सा बिजनेस मॉडल निकल के आया है। तो इस वजह से इटर्नल भी तेजी में आ जाता है जब ऐसी सिचुएशन बनती है। बेल की बात करूं तो भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड 414 पर ये बंद हुआ, यानी कि तेजी देखने को मिली, और 1.55% की तेजी आई है। और दोस्तों डिफेंस सेक्टर में गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बढ़ने से ये तेजी इसमें मिल रही है। तो दोस्तों आज के अगर विनर्स आप देखेंगे टॉप 5, तो फार्मा, डिफेंस और कमोडिटीज, ये 3 सेक्टर रहे जो आज के विनर्स बने। अब आप दोस्तों देखें कि आज के टॉप 5 लूजर्स कौन से हैं। तो टॉप 5 लूजर्स में कोटक बैंक, कोटक बैंक के सीईओ साहब ने कह दिया जी हम तो जा रहे हैं, हम तो चले, अब हम नहीं रुकेंगे। तो उनकी वजह से कोटक बैंक में भारी गिरावट आ गई, 397 पे बंद हुआ है, लगभग 3% आज टूट गया। और कारण सिर्फ और यही रहा कि सीईओ के बदलाव से और बैंकिंग के ऊपर प्रेशर से यहाँ पे आपको ये गिरावट देखने को मिली है। M&M यानी कि महिंद्रा एंड महिंद्रा 3105 पर ये बंद हुआ है, और 2.5% की गिरावट, एग्जैक्टली 2.43% की गिरावट आई है। ऑटो सेक्टर और ग्लोबल अनसर्टेनिटी की वजह से इसमें गिरावट आपने देखी। और उसका एक कारण क्रूड ऑयल भी है, क्योंकि जब क्रूड ऑयल बढ़ते हैं, पैसे बढ़ते हैं, तो ऑटो सेक्टर है, टायर कंपनीज हैं, एविएशन की जो कंपनीज हैं, इंडिगो जैसी, इनमें सब में गिरावट देखने को मिलती है। अडानी इंटरप्राइजेस 2970 पर बंद हुआ है, 2.25% की गिरावट आई है। और इंफ्रास्ट्रक्चर में अनसर्टेनिटी ये इसके लिए एक कारण बना, ट्रिगर बना। टाटा मोटर भी गिर गया, पैसेंजर व्हीकल 346 पर बंद हुआ, 2% से ज्यादा की गिरावट आई है। और ग्लोबल ऑटो शो स्लो डाउन के कारण इसमें भी आपको गिरावट देखने को मिली है। एविएशन मैंने बात कही थी, तो इंडिगो भी टॉप 5 लूजर्स में शामिल रहा है, 5337 पर बंद हुआ है, 2.07% की गिरावट है। और क्रूड ऊपर होता है तो एविएशन नीचे आता ही आता है। अब दोस्तों बात करते हैं कि एडवांस डिक्लाइन रेशियो। एडवांस डिक्लाइन रेशियो हम हमेशा कहते हैं कि जब बाजार की सही जानकारी आपको चाहिए, बाजार कितना अंदर से मजबूत है और कितना अंदर से कमजोर है, अगर ये मापना है तो उसका एक ही थर्मामीटर है आपके पास में, एडवांस डिक्लाइन रेशियो। तो आज अगर आप एडवांस डिक्लाइन रेशियो में देखेंगे तो बढ़ने वाले जो शेयर रहे वो 1330 रहे, और गिरने वाले दोस्तों शेयर रहे वो 2036 रहे, और जिनमें कोई बदलाव नहीं हुआ वो 104 रहे। यानी कि जो बढ़ने वाले रहे 1330, इसका मतलब है
हर 3 में से 1 स्टॉक हरा था। यानी कि 3 शेयर अगर आप चुने तो उसमें से 1 ही स्टॉक था जो हरा था और 2036 गिरे। तो इसका मतलब क्या हुआ? हर 3 स्टॉक में से 2 स्टॉक आज लाल रहे। तो दोस्तों बाजार में ब्रेडथ आज पूरी तरह से कमजोर थी। मिड कैप और स्मॉल कैप में सेलिंग का प्रेशर आपने साफ नोटिस किया होगा। आज दोस्तों गोल्ड और सिल्वर में भी गिरावट, जैसा मैंने कहा, आपको देखने को मिली है। तो डॉलर जब स्ट्रांग होता है और फेड ने हॉकिश टोन दे दी है तो इस कारण गोल्ड में गिरावट देखने को मिली। और जो सिल्वर है तो उसमें थोड़ा सा रेट हाइक का फेयर जो फेड रेट के हैं तो उसकी वजह से थोड़ा सा उनको भी डर आया और इसलिए सिल्वर भी गिर गया। तो दोस्तों गोल्ड क्यों गिरा? क्योंकि यूएस डॉलर मजबूत रहा और नॉन यील्डिंग एसेट्स पर इसके कारण से दबाव आया। फेड चेयर जो वॉच हैं उन्होंने रेट हाइक का संकेत दे दिया है और सितंबर में पहली हाइक की संभावना जताई जा रही है। और ये जो संभावना जताई जा रही है ये 62% संभावना है, 62% प्रोबेबिलिटी है कि रेट हाइक होंगे। अब क्रूड के दाम बढ़े क्यों हैं? तो क्रूड के दाम जो बढ़े हैं, जो मैंने बताया था कि यूएस ईरान के वीकेंड स्ट्राइक्स के कारण और हॉर्मुज की अनसर्टेनिटी के कारण ये दाम बढ़े हैं। अब दोस्तों बाजार में ये जो आज गिरावट आई है तो इसके कारण क्या है? तो इनके कारण नंबर 1 सबसे पहले अगर आप समझें तो कारण नंबर 1 यही है कि यूएस ईरान तनाव का सबसे बड़ा इंपैक्ट इसके ऊपर देखने को मिला है, क्योंकि पीस डील साइन होने के बाद भी वीकेंड में दोनों पक्षों ने स्ट्राइक्स किए हैं और ग्लोबल रिस्क सेंटिमेंट्स नेगेटिव रहे हैं। कारण नंबर 2 यूएस फेडरल रिजर्व की हॉकिश स्टांस और फेड चेयर वॉच ने रेट हाइक कहा है तब तक नहीं रुकेगी जब तक इन्फ्लेशन कंट्रोल ना हो। और यूपीपीसी और यूएसपीसी इन्फ्लेशन 4.1% रहा है और टारगेट जो 2% था उससे दोगुना हो गया दोस्तों। और 3 रेट हाइक्स की संभावना है। डॉलर मजबूत, इमर्जिंग मार्केट्स कमजोर। कारण नंबर 3 दोस्तों, कोटक बैंक के लीडरशिप का चेंज होना। एमडी और सीईओ अशोक वासवानी का स्टेपिंग डाउन, उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और दिसंबर में वो अपना पद छोड़ देंगे। और इसके कारण, क्योंकि नोटिस पीरियड पे हैं, तो इसके कारण भी मार्केट में दबाव देखने को मिला। जब भी कभी लीडर जाता है किसी भी बड़ी कंपनी का तो मार्केट में आप दबाव देखते हैं। आपको याद होगा जब उदय कोटक स्टेप डाउन किया था उदय कोटक ने, तब भी मार्केट में भयंकर गिरावट आपको देखने को मिली थी और बैंकिंग स्टॉक्स पर दबाव भी रहा है। तो एक ये कारण नंबर 3 रहा। कारण नंबर 4 देखें तो ऑटो सेक्टर की ग्लोबल वीकनेस। तो ऑटो सेक्टर में सिर्फ ऐसा ही नहीं कि सिर्फ और सिर्फ भारत में ही वीकनेस रही है, पूरे वर्ल्ड में ग्लोबल वीकनेस दिखाई दी है। तो इस कारण से महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा मोटर्स, मारुति, इन सब पर आपको सेलिंग देखने को मिली। कारण नंबर 5 अगर देखें तो मंडे का कॉशियस रवैया, सतर्क रवैया रहा, क्योंकि लोग डरे हुए थे, क्योंकि ट्यूसडे यानी कि कल निफ्टी की भी क्लोजिंग है तो लोग बहुत ही सतर्क थे और सतर्कता के कारण मंडे को इन्वेस्टर्स काफी कॉशियस रहे और उन्होंने अपनी जो वीकेंड की न्यूज थी उस न्यूज को डाइजेस्ट किया और समझा कि मार्केट में अभी वेट एंड वॉच की पॉलिसी अपनानी है। और काफी लोगों ने यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी कर ली, डर के मारे कि कहीं ऐसा ना हो मार्केट एकदम से नीचे आ जाए, क्योंकि जो यूएस और ईरान आपस में लड़ते रहते हैं उसके कारण। अब दोस्तों हम ये देखते हैं कि कल का हमारा सपोर्ट और रेजिस्टेंस क्या होगा। तो ये आप देख लीजिए दोस्तों, मैं बार बार आपको कहता हूं कि 23,920, 23,928 ये एक ऐसा जोन बना हुआ है कि मार्केट अगर तोड़ता भी है 24,000 से नीचे तो यहां से आके ये लेवल टेस्ट करता है और फिर ऊपर चला जाता है। और आज भी यहीं आप देखें कि मार्केट आके बंद हुआ है। तो इस लेवल को बहुत इंपॉर्टेंटली समझें। लेकिन अभी हम ये बात करते हैं कि करंट सिचुएशन क्या है। तो करंट 23,946 पर आज निफ्टी बंद हुआ है और उसके नीचे सपोर्ट 23,800 का है। और अगर वो टूटेगा दोस्तों फिर 23,500 है। और रेजिस्टेंस की बात करूं तो फिर 24,100 हमारा पहला रेजिस्टेंस है और दूसरा रेजिस्टेंस हमारा है 24,500 का। तो हमें क्या क्या याद रखना है? 23,800 का पहला सपोर्ट और उसके नीचे अगर वो टूट जाता है तो फिर 23,500, 23,500 एक सबसे कमजोर लेवल है। मार्केट को वहां तक जाना नहीं चाहिए, क्योंकि 23,685 का जोन अगर टूटेगा उस लेवल को, तभी हम 23,500 के नीचे
देख पाएंगे। और अगर 23,685 तक हम बने रहें तो फिर आप ये मान के चलिए कि अभी हम बुलिश ट्रेंड में ही बने हुए हैं। और बैंक निफ्टी की बात करूं तो 57,727 पर बंद हुआ है, तो 57,000 पहला सपोर्ट है और उसके नीचे 56,500 का दूसरा सपोर्ट है। और रेजिस्टेंस की मैं बात करूं तो 58,200, और उसके ऊपर अगर मार्केट जाता है तो दोस्तों 58,500 का। और इसी तरह से सेंसेक्स की बात करूं तो 76,728 पर आज बंद हुआ है, और जो पहला सपोर्ट है वो 76,000 का है और दूसरा सपोर्ट है 75,500 का। और अगर ऊपर निकलता है तो फिर 77,200 रेजिस्टेंस लेवल, और उसके ऊपर अगर दोस्तों गया तो फिर आपको 78,000 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस आपकी इंतजार में बैठा हुआ है। तो दोस्तों अब सवाल जो हम पीछे कई साल सारे सवाल बदल जाते हैं मार्केट। पहले हम बात करते थे क्या मार्केट 22,800 को तोड़ेगा, फिर जब मार्केट 24,000 पार निकल गया तो फिर हमें लगता था क्या मार्केट 25,000 अब जाएगा। ये बड़ा सवाल बना, दर्शकों ने पूछा, हमें भी लगा कि आप 25,000 की रैली हो सकती है। लेकिन हमने बार बार बताया कि 25,000 रैली अभी इतनी आसान नहीं है, क्योंकि 24,500 जब तक ये नहीं क्रॉस करता है तब तक 25,000 की रैली हम नहीं देख पाते। मार्केट देखिए जब बढ़ता है तो कई बार एकदम से 200 200 300 पॉइंट 2-3 दिन में भी बढ़ के ये अपनी रैली कर लेता है। लेकिन अभी सिचुएशन इस तरह की बन नहीं रही। रीजन क्या है कि जो यूएस और ईरान की जो पीस डील है, जब तक इनकी बातचीत पूरी तरह से फाइनल नहीं हो जाती, इनकी डील नेगोशिएट नहीं हो जाती, तब तक ये खतरा बना हुआ है। हालांकि सुभाष जी ने, आपको याद होगा, जो रेंज उन्होंने दी है वो 24,750 तक का रेजिस्टेंस लेवल रखा है कि इस वीक पे 24,750 जा सकता है। लेकिन वो बेस्ट केस सिनारियोज है कि उन केसेस में ही अगर ऐसा होता है, सारे रुख आपके लिए पॉजिटिव बने, तो ही फिर वो 24,750 पे जाएगा, अदरवाइज नहीं। तो अभी हम फिलहाल ये ना सोचे कि मार्केट 25,000 जाएगा, क्योंकि अभी फिलहाल 25,000 मार्केट जाने की संभावना फिलहाल नहीं है, क्योंकि अभी सिचुएशन ऐसी नहीं बनी। और साथ के साथ अभी हमें ये भी नहीं लगता है कि मार्केट 23,500 को तोड़ के नीचे 23,000 वापस टेस्ट करने जाएगा। अभी ये संभावना फिलहाल मुझे नहीं लगती है। लेकिन अगर दोहा की टॉक्स सफल हो जाती हैं तो हम मार्केट को 24,500 टच करता हुआ अवश्य देख सकते हैं। और ये जब ऐसी सफलता मिलेगी तो आप ये भी मान लीजिए कि क्रूड ऑयल में गिरावट देखेंगे। और क्रूड ऑयल में दोस्तों अगर ये $65 से नीचे आ गया तो आपका जो निफ्टी है वो 24,500 पार करने की संभावना पूरी पूरी तरह से दिखाएगा। दोस्तों, मैं हमेशा इस प्रोग्राम के माध्यम से आपको कहता हूं कि एक आप अच्छे निवेशक बने, अच्छे इन्वेस्टर बने, अपने पैसे को पकड़ कर रखें, अपने पैसे को नुकसान में ना डालें, अपने पैसे को रिस्क में मत डालें, क्योंकि जो कैपिटल है वो कैपिटल अगर आपकी टूट गई, खो गई, तो उसे कमाना, क्योंकि फिर तो आप अपने या तो बिजनेस करते हैं तो वहां से मुनाफा कमा के लाएंगे, वो कैपिटल बनाएंगे, और नौकरी करते हैं तो फिर अगली तनख्वाह का इंतजार करेंगे। तो कृपया करके आप ऑप्शन ट्रेडिंग से बचें, मैं बार बार कहता हूं। और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सेबी भी कह रहा है। सेबी ने भी बताया, जो नई रिपोर्ट आई है, कि 1 ट्रिलियन से ज्यादा, 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा रिटेल निवेशकों ने, छोटे निवेशकों ने अपने पैसे गंवा दिए हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में। तो दोस्तों प्लीज आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग से बाहर आए, एक अच्छे निवेशक बने, इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर बने, और लंबे टर्म में आप देखें कि पैसा कैसे कमाया जाएगा। जितने भी आप नाम ले लें, चाहे राकेश झुंझुनवाला का ले लें, चाहे वॉरेन बफे का नाम ले लें, आजकल केडिया साहब एक हैं, विजय केडिया, वो ले लें, कितने भी आप इन्वेस्टर्स ले लें जिनके पास, जिनका पोर्टफोलियो अच्छा है, जिन्होंने पैसे कमाए हैं, उन्होंने शेयर्स खरीदे और लॉन्ग टर्म बने रहे अच्छे फंडामेंटल स्टॉक्स में, और उन्होंने ही पैसे कमाए हैं। मल्टी बैगर्स अदरवाइज आप सिर्फ और सिर्फ न्यूज में सुनते रहेंगे, यूट्यूब पे देखते रहेंगे, और ये सोचते रहेंगे अरे ये 1,000 100 रुपए वाला शेयर या 10 रुपए वाला शेयर 10,000 का हो गया, 5,000 का हो गया, काश मैं ले लेता। तो काश जो आप ले लेते, तो आज वो शेयर चूज करिए, ढूंढिए, रिसर्च करिए कि कौन कौन से सेक्टर्स ऐसे हैं जो आने आने वाले 5 साल और 10 साल में तेजी देंगे। तो अगर आप ऐसे सेक्टर्स में, उनके स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे तो आप अच्छे निवेशक बन सकते हैं। क्योंकि दोस्तों आपको एक चीज ध्यान रखनी चाहिए कि बहुत सारे लोग जो सरकारी नौकरी के पीछे भागते हैं, उसका कारण ये होता है कि जब वो रिटायर होते हैं 60 साल की उम्र में, तो उनको पेंशन भी मिलती है, उनको रिटायरमेंट फंड्स भी मिलता है, उनको ग्रेच्युटी भी मिलती है, यानी कि वो सब
फंड्स मिलते हैं, जिससे उनका आने वाला जो बुढ़ापा है वो सिक्योर हो जाता है। तो इस वजह से लोग वहां जाना प्रेफर करते हैं। लेकिन आपने कभी सोचा है, जो ग्रेचुइटी, जो प्रोविडेंट फंड, पीएफ का पैसा, जो पेंशन वो जो मिल रही है, वो आपकी ही तनख्वाह से सरकार काट लेती है। तो अगर प्राइवेट सेक्टर में आप नौकरी करते हैं या आप छोटा मोटा बिजनेस करते हैं, तो एक अमाउंट अपना फिक्स करिए और उसको बचाना शुरू करिए। और जब उसे बचाना शुरू करेंगे और ये सोचें कि मुझे ये पैसा 60 साल के बाद चाहिए, यानी कि मुझे अपनी रिटायरमेंट पर चाहिए, या मुझे अपनी 50 साल पर चाहिए, या मेरे बच्चों की जब एजुकेशन की बात आएगी तब मुझे ये पैसे चाहिए होंगे, तो उस हिसाब से अगर आप लॉन्ग टर्म सोच के निवेश करेंगे, यकीन मानिए आप कभी नुकसान में नहीं होंगे और आप एक बेहतर सिचुएशन में होंगे। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो कमेंट में हमें अवश्य लिखें, और चैनल को यदि भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में पहुंचाएं, शेयर करें। अब दोस्तों, कल के लिए हमारी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? तो एग्रेसिव बाइंग से बचें फिलहाल। पोर्टफोलियो में फार्मा, एफएमसीजी, आईटी, डिफेंसिव स्टॉक्स रखने चाहिए हमको। और अगर आप कोई ट्रेडिंग वगैरह करते हैं तो स्टॉप लॉस लगा के करिए। ट्रेडिंग में हमेशा मैं कहता हूं कि ऑप्शन ट्रेडिंग से तो बाहर ही आ जाएं। अगर आपको करनी भी है तो फ्यूचर एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, लेकिन लिवरेज लेके ना करें। यानी कि आपके पास अगर पर्याप्त सफिशिएंट कैपिटल है तो ही करें। अगर मान लीजिए 1 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का कोई फ्यूचर आता है, क्योंकि आप कोई भी फ्यूचर में जाते हैं तो 2 लाख रुपए के आसपास आता है, तो 2 लाख का है तो आपके पास 1 लाख रुपए और होने चाहिए कि अगर मार्केट आपसे, जो आपने विजुलाइज किया है, जो आपने रिसर्च करके निकाला है, मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा और वो डायरेक्शन से अपोजिट चला जाता है, तो ऐसा ना हो कि एक्सचेंज आपका सौदा काट दे। अगर आप सौदा काटते हैं तो पैनिक में सौदा भी नहीं काटना, मैंने ये भी बताया, क्योंकि मार्केट एकदम से बदल जाती है। कल कुछ और थी, आज कुछ और है। हो सकता है आज 11 सेक्टर लाल में है और कल जब मार्केट खुले तो पता लगा 13 के 13 सेक्टर हरे में है और बम्पर ग्रीनरी आ गई। बारिश हो गई बढ़िया सा, मानसून का मौसम चल ही रहा है, हालांकि मानसून डिले चल रहा है, लेकिन बारिश होगी। और जब बारिश होगी तो आप देखते हैं चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिखाई दे जाती है। तो कल अगर कोई ऐसी न्यूज आ गई, कुछ ऐसे सेंटिमेंट्स आ गए जिसकी वजह से मार्केट में हरियाली आ जाए, तेजी आ जाए, और जो आज पैनिक में बेच गए वो बेचारे कल दुखी होते रहेंगे। तो इन सब चीजों का दोस्तों आपको ख्याल रखना चाहिए। पैनिक कभी भी मत करिए, मार्केट को, पैटर्न को आपको समझते रहना चाहिए। बार बार मैं कहता हूं कि मार्केट में डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाइए, डाइवर्सिफिकेशन समझिए, सेक्टर रोटेशन को अवश्य समझें कि सेक्टर, कौन से सेक्टर से पैसा निकल के कहां जाता है। अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो सेक्टर रोटेशन से आप एक अच्छा पैसा बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। क्योंकि एकदम से अगर आप ये सोचेंगे कि मैं शेयर मार्केट में ऑप्शन ट्रेडिंग से रोज 1000, 2000, 5000, 10,000 रुपए कमा लूंगा और इसी से मैं काम करूंगा, तो यकीन मानिए आपका लॉस के अलावा कोई दूसरा घर नहीं है। तो इससे दोस्तों आपको बचना है। और एक और जो सबसे बड़ी बात है, ग्लोबल न्यूज को कभी भी इग्नोर मत करिए। अगर आपको मार्केट में बने रहना है तो ग्लोबल न्यूज को देखते रहिए। ईरान यूएस एक हॉट टॉपिक है, उसको देखें। डॉलर के प्राइसेस को देखें, क्रूड के प्राइसेस को देखें, ट्रंप के बयानों को देखें, और कहीं जो यूरोपियन मार्केट हैं, एशियन मार्केट्स हैं, वहां भी देखें क्या तेजी हो रही है और क्या मंदी हो रही है और क्यों हो रही है। तो ये जब चीजें आपको पता लगेंगी तो आप समझेंगे कि इसका हमारे मार्केट के ऊपर असर क्या पड़ता है। अगर आप ये समझने लग जाएंगे कि ये घटना फलाने देश में घटी है और इसका हमारे मार्केट या हमारे किसी सेक्टर के ऊपर ये असर आएगा, तो आप यकीन मान लीजिए उसी दिन से आप एक अच्छे निवेशक और एक अच्छे ट्रेडर भी बन सकते हैं। तो पेशेंस और मार्केट में वेल इन्फॉर्म्ड रहना, ये सबसे बड़ी आपकी की पॉलिसी होनी चाहिए। तो दोस्तों, आज का सबसे बड़ा सबक यही है कि अफवाहों से बचें, बाजार में अफवाहों पर ध्यान न दें। जब भी कभी कोई अफवाह आती है, कोई न्यूज आती है, अफवाह नहीं आती, बेसिकली न्यूज आती है और वो कई बार अफवाह निकल जाती, तो उस अफवाह यानी कि र्यूमर को पहले उसका फैक्ट चेक करें। आज की तारीख में एआई जैसे इतने टूल्स हैं, उसमें वो न्यूज डालें और तुरंत आपको एआई से पूछे, भैया ये बताओ कि ये न्यूज सही है या गलत है, फैक्ट चेक करके बताएं। अगर सही है तो ये कहां पे सोर्स है इसका, तो इमीडिएटली आपको सोर्स का लिंक देगा, और वो सोर्स का लिंक अगर क्रेडिबल है तो आप मान लीजिए कि ये न्यूज सही है और फिर उसके अकॉर्डिंग आप
एक्शन ले सकते हैं। तो दोस्तों, आज का बाजार थोड़ा-सा थका हुआ था। यूएस ईरान की जो गुत्थम-गुत्था हो रही है और फेड की हॉकिश टोन के कारण आज बाजार ने आपको थोड़ा-सा परेशान किया है, बाजार में प्रेशर बनाया है, थोड़ी-सी लाली दिखाई है। 13 में से 11 स्टॉक लाल हो गए और 2 स्टॉक मात्र हरे रहे। सेक्टर गलत बोल रहा हूँ अगर तो माफ़ी चाहता हूँ। तो 13 में से 11 स्टॉक आज लाल रहे और 2 सेक्टर हरे रहे। तो आपके ओवरऑल पोर्टफोलियो पर क्या असर पड़ा है, ये हमें ज़रूर बताएँ। और अभी बहुत जल्दी शायद मेरी प्रयास होगा, एडिटर वीडियो को एडिट कर रहे हैं कि एफआईआईज़ क्या होते हैं, एफआईआईज़ का इम्पैक्ट हमारे शेयर मार्केट में कैसे पड़ता है, हमारे पोर्टफोलियो पर कैसे पड़ता है, हमारी निफ्टी पर कैसे पड़ता है, ये सब चीज़ें हम आपको एक-एक करके उसमें बताएँगे ताकि आप एफआईआईज़ की एक्टिविटी को अच्छी तरह से समझ सकें। और हमारे आप चैनल पे क्या-क्या देखना पसंद करना चाहते हैं, आप हमें चैनल पर कमेंट पे लिख के अवश्य बताएँ। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्ते।